हेलो स्टूडेंट्स, ये है सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 8 और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वेपर प्रेशर के बारे में। साथ ही बात करेंगे वेपर प्रेशर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में और वेपर प्रेशर के क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट राउल्ट्स लॉ के बारे में भी। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि वेपर प्रेशर क्या है। सिंपली वेपर प्रेशर को यहाँ डिफाइन किया गया, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर को प्रैक्टिकली समझने के लिए एक प्रॉपर सेटअप होता है जिसमें हम लोग एक स्पेशल टाइप का वेसल थर्मोस्टेट का यूज करते हैं। तो ये है आपका थर्मोस्टेट। ठीक है, और थर्मोस्टेट का मतलब ऐसे वेसल से है जो टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रॉपर एक सेटअप हो गया, थर्मोस्टेट भी आ चुका है। अब हम लोगों को मान लीजिए स्टडी करना है वाटर के वेपर प्रेशर का। हमको निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये कंडीशन है, हमको वाटर के वेपर प्रेशर का स्टडी करना है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम क्या करेंगे, इस वेसल्स में वाटर फिल कर दिए हैं। ठीक है, और इस थर्मोस्टेट का टेम्परेचर फिक्स कर दिए हैं कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब आपको पता है इस टेम्परेचर पे वाटर वेपराइज होना शुरू होगा, मीनिंग वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा और यहाँ बहुत सारे वेपर बनेंगे। ठीक है, इस टेम्परेचर पे यहाँ पे बहुत सारे वेपर बनेंगे ऊपर की ओर, और ये वेपर जितने भी आपको वैकेंट स्पेस दिख रहा है उन सभी को ये फील्ड करेंगे। ये वेपर सभी वैकेंट स्पेस को फील्ड कर देंगे। ठीक है, फिर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो वेपर ऊपर बन रहे हैं, ठीक है, ये वेपर इस वेसल्स के वॉल पे साथ ही इस लिक्विड पे एक सर्टेन फोर्स, एक प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है, और दरअसल यही प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर है। ठीक है, अब समझने का कोशिश किया जाए कि आखिर ये वेपर प्रेशर हमको पता कैसे चलेगा कि आखिर कितना वेपर प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो आप इस थर्मोस्टेट में ही देखेंगे, यहाँ पे एक स्केल सेटअप किया गया है। ठीक है, और साथ ही इस थर्मोस्टेट को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जितने प्रेशर इस लिक्विड पे एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है, उतने ही कुछ प्रेशर इस स्केल पे भी लगेगा। और इस प्रेशर के कारण ये स्केल फ्री टू मूव है, मूव करने के लिए फ्री है, तो ये ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, और ये स्केल आपको यहाँ से ऊपर की ओर जाने लगेगा। जितना ऊपर तक जाएगा आप ये समझ पाएंगे कि उतना यहाँ प्रेशर एग्जर्ट हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जैसे ही वेपर बनना शुरू हुआ ये स्केल ऊपर जाने लगा। ठीक है, लेकिन वो एग्जैक्ट प्रेशर नहीं बताएगा जब तक कि ये पूरा प्रोसेस इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं कर लेता है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, तो थोड़ा इसको समझने का कोशिश करें। तो ध्यान रखना है कि जब भी आप एक क्लोज वेसल में, दरअसल ये जो वेसल है पूरी तरीके से क्लोज्ड है। ठीक है, तो अगर आप एक क्लोज्ड वेसल में लिक्विड को या वाटर को अगर आप हीट करोगे, ठीक है, तो ध्यान रखना है कि वहाँ सिर्फ वेपराइजेशन नहीं होगा, बल्कि वेपराइजेशन के साथ साथ कंडेंसेशन भी देखने को मिलेगा। जैसे इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो अगर मान लीजिए कि आप एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, आप एक कंटेनर लेते हैं, एक वेसल लेते हैं, और आप यहाँ लिक्विड फील्ड करते हैं, वाटर रखते हैं, और ये ओपन कंटेनर है, ऊपर से बंद, आपने ढका नहीं, इसको बंद नहीं किया है, और अगर आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ वाटर के जो वेपर फॉर्म होंगे वो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे सिर्फ वेपराइजेशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसी कंटेनर को क्लोज कर दिया जाए, इस वेसल को क्लोज कर दिया जाए, तो यहाँ वेपर क्या होंगे, इकट्ठा होंगे, जमा होंगे, और फिर आपको देखने को मिलेगा कि ये वेपर के जो पार्टिकल्स हैं ये इधर मूव करेंगे, और जब ये वेपर के पार्टिकल इस लिक्विड के पार्टिकल से टकराएंगे, इस लिक्विड के सरफेस से टकराएंगे, वो इस लिक्विड की तरह बन जाएंगे। ऐसा समझा जाए कि वो कंडेंस्ड हो जाएंगे, लिक्विफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको देखने को मिला कि क्लोज कंटेनर में जब आप एक लिक्विड को हीट करते हैं, वहां पे वेपराइजेशन के साथ साथ कंडेंसेशन भी देखने को मिलता है। ठीक है,
शुरुआत में अगर आप लिक्विड को हीट कर रहे हैं तो वेपराइजेशन का रेट ज़्यादा होता है, कंडेंसेशन का रेट कम होता है। वेपराइजेशन का रेट ज़्यादा होने का मतलब कि वहाँ पे वेपर फाइनली फॉर्म होगा। कहने का मतलब कि अगर 20 वाटर मोलिक्यूल वेपराइज होंगे तो टू वेपर मोलिक्यूल लिक्विफाई होंगे, ठीक है। मतलब ओवरऑल 18 तो मोलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो वेपर बनता गया। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब इधर बहुत ज़्यादा वेपर फील्ड हो जाएंगे, ठीक है। इधर वेपर को जाने का जगह नहीं मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि रेट ऑफ वेपराइजेशन, वेपर का जो बनने का रेट है वो घटता जाएगा। और अब चूंकि वेपर के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो वो लिक्विड के सरफेस से टकराने का चांस ज़्यादा है, कंडेंस होने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। यानी कंडेंसेशन का रेट बढ़ जाएगा। और एक टाइम पे रेट ऑफ वेपराइजेशन, वेपर में जाने का रेट, और रेट ऑफ कंडेंसेशन, वेपर से लिक्विड में आने का जो रेट है वो सेम हो जाएगा। यानी ऐसा माना जाए कि अगर 10 वाटर मोलिक्यूल वेपराइज होंगे तो 10 वेपर मोलिक्यूल्स लिक्विफाई होंगे, ठीक है। और इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में जब ये दोनों रेट, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में, हीटिंग वाले प्रोसेस में वेपराइजेशन का रेट और कंडेंसेशन दोनों का रेट सेम हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेंड कर चुका है, ठीक है। और जब इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेंगे, मीनिंग अब यहां से कोई वेपर फॉर्म नहीं होगा, लिक्विड के लेवल में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। तो समझा जाए कि जितने वेपर बनने थे इस टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाए, मतलब जितने वेपर बनने थे वो बन चुके हैं, ठीक है। और ये ओवरऑल जितना वेपर बना है वो वेपर जितने प्रेशर इस लिक्विड सरफेस पे एग्जर्ट करेंगे वही एक्चुअल एग्जैक्ट वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जितने वेपर यहाँ बने हैं वो वेपर इस स्केल को उठाकर इस स्केल को ऊपर की ओर ले गए और यहाँ तक जाके वो रुक गया, इक्विलिब्रियम पे वो यहाँ जाके रुक गया, मीनिंग ओवरऑल, ठीक है। अब स्केल इसके ऊपर नहीं जा रहा है, इस टेम्परेचर पे स्केल इसके ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम अटेंड हो चुका है। और ओवरऑल यहाँ पे जो प्रेशर आपको लगेगा यही वेपर प्रेशर है, किसका, वेपर प्रेशर है वाटर का, ठीक है। कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है, ध्यान रखना है। तो आपको अगर इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना हुआ यहाँ से, अगर आपको इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना हुआ यहाँ से, तो आप क्या बोलेंगे, ठीक है, आप क्या बोलेंगे। तो आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन का सिंपली यहाँ से मीनिंग लिखा गया, वेयर देयर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर, दैट इज रेट ऑफ वेपराइजेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, नोन एज इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि अगर आपको एक वाटर का, आपको एक लिक्विड का वेपर प्रेशर स्टडी करना है तो किसी फिक्स टेम्परेचर पे, और आपको इक्विलिब्रियम में जो एग्जैक्ट प्रेशर लगेगा वही आपके उस लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। तो सिमिलरली आपको किसी भी अदर लिक्विड जैसे कि अल्कोहल हो गया या आपको कोई भी अदर लिक्विड का वेपर प्रेशर स्टडी करना है, ठीक है, कोई भी अदर लिक्विड का वेपर प्रेशर स्टडी करना है तो सिमिलर सेटअप आपको यूज करना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखिए कि किसी भी एक लिक्विड का एक गिवन टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर क्या होगा ये पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। मीनिंग आप ऐसा नहीं है कि किसी लिक्विड को देखकर आप उसका वेपर प्रेशर बता पाएंगे, ठीक है। एक गिवन लिक्विड का गिवन टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर होता है वो पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। इसके आगे अब हम लोगों को बात करना है वेपर प्रेशर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। यहाँ से एक लिक्विड के वेपर प्रेशर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स का बात करें तो यहाँ 2 फैक्टर समराइज किए गए हैं। पहला है नेचर ऑफ द लिक्विड एंड दूसरा है टेम्परेचर, मीनिंग वेपर प्रेशर, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो लिक्विड्स के नेचर पे भी डिपेंड करता है और साथ में टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। बारी बारी से इन फैक्टर्स को समझने की कोशिश करें तो आपको ये बात पहले से पता है कि कोई भी एक फैक्टर का जो इफ़ेक्ट है सही से समझना चाहते हैं आप तो दूसरे फैक्टर को फिक्स रखना होता है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि किसी फिक्स टेम्परेचर पे लिक्विड का नेचर बदलते हैं और देखते हैं कि उसके वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ से लिखा गया है लिक्विड
which have greater value of intermolecular force of attraction has lower value of vapor pressure। ठीक है, तो और इस बात को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, liquids which have lower value of intermolecular force of attraction has higher value of vapor pressure। ठीक है, मीनिंग ऐसा होता है कि अगर आप दो लिक्विड्स लेते हैं, दो लिक्विड आप लेते हैं और दोनों को एक फिक्स टेम्परेचर पे आप हीट करते हैं, ठीक है, तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होगा जिसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्गर है, तो उस टेम्परेचर पे वो लेस वेपर फॉर्म करेगा, और एक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ठीक है, तो ज़्यादा वेपर फॉर्म करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा वेपर प्रेशर भी लगेगा, जाहिर सी बात है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर लिक्विड का नेचर बदलता है तो वो लिक्विड जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है, वो ज़्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, और जिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वो कम वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, अब सवाल ये है कि हमको कैसे पता चलेगा कि किस लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसको समझने के लिए बहुत सिंपल तरीका है कि आपको उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट देखना होता है। दरअसल बात यह है कि किसी भी लिक्विड का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसी भी लिक्विड का लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। मीनिंग अगर एक लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट अगर हाइयर है तो ऐसा माना जा सकता है कि उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और आप ये बात समझ ही चुके हैं कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मीनिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो उस टेम्परेचर पे एक जो फिक्स टेम्परेचर जिसे हम स्टडी कर रहे हैं उस पे उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके से हम बात करें अगर, तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, इन्वर्सली रिलेशन है। ठीक है, अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर जनरली कम रहेगा। ठीक है, साथ में एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, जनरली पोलर लिक्विड। ठीक है, जनरली पोलर लिक्विड हैज़ लोअर वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर देन नॉन पोलर लिक्विड। ठीक है, अब इसका कारण ये है, यहाँ बोला गया है कि जो पोलर लिक्विड होते हैं उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है देन नॉन पोलर लिक्विड। तो इसका कारण ये है कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, जो पोलर लिक्विड होते हैं, ठीक है, मतलब पोलर लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, पोलर लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें नॉन पोलर लिक्विड का तो इनके मॉलिक्यूल के बीच में लगता है वीक, ठीक है, वीक वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ से समझ में आता है कि पोलर लिक्विड के बीच डाइपोल अट्रैक्शन है और नॉन पोलर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जाहिर सी बात है ये स्ट्रॉन्गर फोर्स है। तो अगर ये फोर्स स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे पोलर लिक्विड के वेपर कम बनेंगे। वहीं हम बात करें नॉन पोलर लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच का, तो वो जो फोर्स है वो बहुत ही वीक है। ठीक है, तो मीनिंग उसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ये ज़्यादा मॉलिक्यूल इसके वेपर फॉर्म करेंगे और ज़्यादा वेपर प्रेशर भी एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको पोलर और नॉन पोलर लिक्विड में एक पॉइंट यहाँ से मिल जाता है कि आप पोलर लिक्विड देखेंगे तो आप बोल सकते हैं कि उसके जो वेपर प्रेशर के वैल्यू रहेंगे वो कम होंगे। वहीं हम नॉन पोलर लिक्विड का बात करें तो उसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा। ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल भी यहाँ से दिखाया गया है, वेपर प्रेशर ऑफ डाई इथाइल ईथर। तो डाई इथाइल जो ईथर होता है, ठीक है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही वीक है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो इसका सबसे वीक होगा। ठीक है, और उस तरीके से अगर बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है। ठीक है, तो ये ज़्यादा वेपर फॉर्म करेंगे उस टेम्परेचर पे।
ठीक है, क्योंकि आसानी से इनका अट्रैक्शन टूट जाएगा और आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये ज़्यादा वेपर फॉर्म करेंगे, ज़्यादा वेपर प्रेशर भी एक्सर्ट करेंगे। वहीं हम इथाइल अल्कोहल का बात करें तो ये इनके मॉलिक्यूल आपस में एच बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल भी एच बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, लेकिन इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल लेस नंबर में एच बॉन्ड फॉर्म करेंगे और वाटर के मॉलिक्यूल मोर नंबर ऑफ एच बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही एच बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए इनके मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा मान लिया जाएगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो आपको पता है कि उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे लेस मॉलिक्यूल यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट होंगे और लेस वेपर प्रेशर भी एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। आपको नेचर ऑफ लिक्विड समझ में आया होगा। दूसरा है टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर का स्टडी करना चाहते हैं तो कोई भी आपको एक पार्टिकुलर लिक्विड लेना पड़ेगा। ठीक है, और आप एक पार्टिकुलर लिक्विड को दो डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट करिए। आप एक पार्टिकुलर लिक्विड को दो डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट करिए। जैसे हम लोग एक टेम्परेचर मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस और दूसरे टेम्परेचर को हम लोग मान लेते हैं 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और आप इन दो डिफरेंट टेम्परेचर पे एक पार्टिकुलर लिक्विड को हीट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लेस वेपर फॉर्म होगा। वहीं हम बात करें 150 पर तो मोर वेपर फॉर्म होगा। तो बहुत सिंपली आपको समझ में आ जाता है कि अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो ज़्यादा वेपर फॉर्म होगा और ज़्यादा वेपर प्रेशर भी एक्सर्ट होगा। ठीक है, तो सिंपली आपको वेपर प्रेशर, एक पार्टिकुलर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ से कि एक लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो इन दो फैक्टर्स पे किस तरीके से डिपेंड करता है। यहाँ से आगे हम लोग बात करने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन का। इसका मतलब ये है कि आप दो लिक्विड ऐड करके एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ एक सॉल्यूशन तैयार किया गया है दो लिक्विड ए और लिक्विड बी को ऐड करके। ठीक है, दो लिक्विड को ऐड करके, ठीक है, एक सॉल्यूशन तैयार किया गया। अब मान लीजिए कि आप इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे। ठीक है, तो लिक्विड ए के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी वेपर में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड बी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी वेपर में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, मीनिंग आपको ऊपर की तरफ दिखेगा कि ए का भी वेपर है, लिक्विड ए का भी वेपर है और लिक्विड बी का भी वेपर मौजूद है। ठीक है, और आपको पता है कि ये दोनों जो वेपर्स हैं, ठीक है, वो इस सॉल्यूशन पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, लिक्विड ए का भी वेपर और लिक्विड बी का भी वेपर। तो इस तरीके से अगर हम लोग पूरे सॉल्यूशन पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा जिसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वो कितना रहेगा, तो उसको हम सिंपली समझ सकते हैं कि सॉल्यूशन का जो ओवरऑल वेपर प्रेशर होगा वो लिक्विड ए के वेपर के थ्रू एक्सर्टेड प्रेशर और लिक्विड बी के थ्रू एक्सर्टेड वेपर प्रेशर का सम होगा। ठीक है, यानी हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो लिक्विड ए और लिक्विड बी, लिक्विड ए का वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, साथ ही सिमिलरली हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो लिक्विड बी के वेपर के थ्रू एक्सर्टेड प्रेशर है हम उसको बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। ठीक है, मीनिंग सॉल्यूशन के टोटल वेपर प्रेशर का कुछ हिस्सा लिक्विड ए के वेपर के थ्रू लगाया जा रहा है और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का कुछ हिस्सा लिक्विड बी के वेपर के थ्रू लगाया जा रहा है। इसलिए हम ये जो प्रेशर है ओवरऑल लिक्विड ए का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर जो यहाँ पे लग रहा है सॉल्यूशन के ऊपर उसको हम पार्शियल वेपर प्रेशर बोल दे रहे हैं। ठीक है, अब याद रखना है जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ऐसा पी से प्रेशर और यहाँ नीचे हम लोग एस लगाते हैं, इसका मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वही हम लोग बात करें पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। ठीक है, लिक्विड ए का पार्शियल वेपर प्रेशर तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी और यहाँ पे ए से। ठीक है, नीचे लगा देना है। यहाँ हम लोग अगर बी की बात करें तो सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं पी के लिए आपको यहाँ पे क्या लगा देना है, इसके नीचे बी। तो ओवरऑल हम लोग बात करें तो किसी लिक्विड में किसी सॉल्यूशन में अगर दो लिक्विड वहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, तो उन दोनों लिक्विड की
उन दोनों लिक्विड के पार्शियल वेपर प्रेशर का जो सम होगा वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको बता देगा। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है आप लोगों को। आगे अगर हम लोग बात करें, अगर मान लीजिए यहाँ से 2 से ज़्यादा भी लिक्विड है, तब भी आपको उन सभी लिक्विड का, जैसे कि अगर एक सी टाइप का भी लिक्विड होता तो वहाँ पे आपको सी जो लिक्विड है उसके पार्शियल वेपर प्रेशर को भी आपको ऐड करना होता, तब आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकल के आता। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग बात करें कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कैसे पता चलेगा, आखिर ये कैसे पता चलेगा कि लिक्विड ए, ठीक है, लिक्विड ए का जो वेपर बना है यहाँ पे वो वेपर कितना बना है और वो कितने प्रेशर इस सॉल्यूशन पे एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, ये बताने के लिए आपको एंट्री होता है राउल्ट साहब का। ठीक है, राउल्ट साहब का, ठीक है, जो आपके पार्शियल वेपर प्रेशर को क्वांटिटेटिवली आपको निकालने का तरीका सिखाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग को बात करना है राउल्ट्स लॉ का। यहाँ से आपको राउल्ट्स लॉ सिंपली एक्सप्लेन किया गया है और इसको हम लोग समझने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा गया है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल वेपर प्रेशर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसा अभी आपको देखा था आपने कि यहाँ एक सॉल्यूशन जो था उसमें दो लिक्विड थे, एक था ए और एक था बी। ठीक है, और आप इस सॉल्यूशन में इजीली बता सकते हैं कि ए के लिक्विड ए का यहाँ पे कुछ रेशियो होगा, लिक्विड बी का भी कुछ अमाउंट होगा और इन दोनों का अमाउंट जो है हम लोग मोल फ्रैक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट दोनों का ही। ठीक है, अब यहाँ से क्या बोला गया है, किसी भी एक कंपोनेंट का, ध्यान दीजिएगा, तो किसी भी एक कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूशन में प्रेजेंट उसके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, यानी अगर हमको निकालना है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, तो हम लोग बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। आप ऐसा बोल सकते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, वहीं सिमिलरली अगर हम बात करें तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। ठीक है, जो हमको राउल्ट्स लॉ से दिखता है। ठीक है, फिर आपको ये भी पता है कि जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को ब्रेक करते हैं एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आकर यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो हम लोग अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये हो जाता है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, सिमिलरली आप जब इसको बोलेंगे तो ये हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो ये राउल्ट्स के अकॉर्डिंग पार्शियल वेपर प्रेशर निकालने का तरीका हो गया। जहाँ पे पी ए का हम लोग बात करें तो ये है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, पी नॉट ए का बात करें तो वैसे तो ये है कांस्टेंट, लेकिन अगर हम लोग इसको समझने का कोशिश करें तो ये पी नॉट ए का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, लिक्विड ए इन प्योर स्टेट, प्योर स्टेट एट गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि जिस टेम्परेचर पे इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर स्टडी किया जा रहा है, ठीक है, सेम उसी टेम्परेचर पे लिक्विड ए को क्या किया जाए, प्योर स्टेट में रखा जाए और उसका जो ओवरऑल वेपर प्रेशर है उसको निकाला जाए। ठीक है, उसको हम पी नॉट ए बोलेंगे। सिमिलरली पी नॉट बी का मतलब हो जाएगा बी का प्योर स्टेट में, लिक्विड बी का प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ से हम आगे बात करें तो जो राउल्ट्स लॉ है इस राउल्ट्स लॉ को हम लोग एक और तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे राउल्ट्स लॉ का अल्टरनेटिवली आपको एक सिंपल सा लॉ, इसी लॉ को हम लोग सिंपली इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ पार्टिकुलर कंपोनेंट, किसी भी एक पार्टिकुलर कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो इक्वल होता है, इज इक्वल टू
द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन फेज एंड वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। ठीक है, तो आपको ऐसा दिख जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ पार्टिकुलर कंपोनेंट जो है वो इक्वल है उसके मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूशन फेज में उसके मोल फ्रैक्शन और उसके प्योर स्टेट में, उस कंपोनेंट के प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है उन दोनों के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो आपको आप राउल्ट्स लॉ को इस तरीके से या इस तरीके से, दोनों में से किसी भी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग बात करें तो आपने यहाँ देखा था कि सॉल्यूशन का जो ओवरऑल वेपर प्रेशर है वो कंपोनेंट ए के पार्शियल वेपर प्रेशर और कंपोनेंट बी के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, और अभी ये दोनों का, ठीक है, ए का पार्शियल वेपर प्रेशर और बी का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उसको राउल्ट्स लॉ के थ्रू हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग चाहें तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये कुछ इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, पी एस इज इक्वल टू, इसके जब हम लिख सकते हैं पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसके जब हम लिख सकते हैं पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो आप ये इक्वेशन और ये दोनों इक्वेशन प्राइमरी इक्वेशन होगा जिनको आपको याद रखना है। किसके लिए? फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ से चाहें तो हम लोग सिमिलरली सॉल्यूशन के इस वेपर प्रेशर को, यहाँ से सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को निकालने के लिए एक और तरीके से इस फार्मूला का सेकेंडरी फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, कैसे? तो आपको पता होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट होते हैं उनके मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यानी हम लोग चाहें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू कर सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, बहुत सिंपल है यहाँ से ये चीज़ समझना। अब ध्यान देंगे तो अभी आपको दो टाइप का डिफरेंट मोल फ्रैक्शन दिख रहा है। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें इसमें, इस इक्वेशन में, तो आपको पीएस का मतलब आप जानते हैं पहले से ही, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, पी नॉट ए कांस्टेंट है और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसलिए आपको ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा। पी नॉट बी ये भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है तो ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दो यहाँ वेरिएबल टर्म हैं जो आपको क्वेश्चन से दिए गए डाटा से निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इन दोनों को क्यों निकालें? हम लोग चाहें तो दोनों को ही रिप्लेस करके सिर्फ एक सिंगल टर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की जगह पे हम लोग 1 माइनस एक्स बी पुट कर सकते हैं और करके देखा जाए क्या होगा। तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए, एक्स ए की जगह पे हम लोग पुट कर दे रहे हैं 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये कुछ ऐसा आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, आप देख पाएंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन दो टर्म में इंक्लूड है। ठीक है, तो हम इसमें से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को चाहे तो कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, पी नॉट ए, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। फिर यहाँ से हम लोग एक्स बी कॉमन कर दें, एक्स बी को कॉमन कर दें, ठीक है, प्लस एक्स बी को, तो एक्स बी जब कॉमन होगा, एक्स बी कॉमन किया हम लोगों ने प्लस एक्स बी, तो यहाँ से पी नॉट बी लिख सकते हैं, पी नॉट बी, और ये जो माइनस में है वो इधर चला जाएगा, पी नॉट ए, कुछ इस तरीके से। तो आपको देखने को मिलेगा कि एक सिंगल टर्म में, ठीक है, एक सिंगल मोल फ्रैक्शन के टर्म में ये जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का इक्वेशन है उसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक्स ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, आपने इसको एक्स बी के टर्म में रिप्रेजेंट किया, अगर आप एक्स ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप क्या करेंगे? तो अब बिल्कुल आपको ये सब चेंज कर देना है। यहाँ से जो पी नॉट ए है उसको पी नॉट बी कर दीजिए, यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कर लीजिए और यहाँ आप कर दीजिए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ठीक है, ये आपको इक्वेशन मिल जाएगा। तो बहुत सिंपली आपको समझ में आएगा कि आप यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के टर्म में इस इक्वेशन को लिखे हैं और इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के टर्म में। ठीक है, तो ये दोनों ही इक्वेशन बिल्कुल सही है। आप जिस टर्म में चाहें उस टर्म में आप इनका स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों के टर्म में तो ये आपको पहले से पता ही है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इस इक्वेशन पे बेस्ड अगर हम एक क्वेश्चन करना चाहें, ठीक है, तो हमारे पास में एक क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा गया है, मिथेनॉल एंड इथेनॉल फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, मीनिंग दो लिक्विड मिथेनॉल और इथेनॉल को मिला के एक सॉल्यूशन तैयार किया गया। ठीक है,
जिसमें आपको 32 ग्राम मिथेनॉल ऐड किया गया और 23 ग्राम इथेनॉल ऐड किया गया। ठीक है, ये इन दोनों का मिक्सचर है, दोनों का मिला के एक सोल्यूशन तैयार किया गया। कितने टेम्परेचर पे इनको हीट किया गया? 300 केल्विन पे। ठीक है, और आपको इन दोनों को मिला के जो सोल्यूशन तैयार हुआ है उस सोल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान देना है आपको। आपको पहले से पता है कि अगर आपको चाहिए PS मोल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन चाहिए तो आपको आपके पास फार्मूला है P0A। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। ठीक है, आप इसको चाहें तो ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ जो दो लिक्विड हैं वो A और B नहीं है, एक है मिथेनॉल एक है इथेनॉल। तो हम लोग मिथेनॉल के लिए मान लेते हैं P0M इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ M प्लस P0E इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ E, ये कुछ है। चलिए, तो आपको ओवरऑल सबसे पहले चाहिए मोल फ्रैक्शन। ठीक है, किसके लिए? मिथेनॉल और इथेनॉल दोनों के लिए। तो हम चाहें तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। जैसे मिथेनॉल का निकालने की कोशिश करें तो आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन निकालने का सिंपल से एक फॉर्मूला होता है जो आप पहले से जानते होंगे, मोल ऑफ दैट कंपोनेंट बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोल ऑफ दैट कंपोनेंट बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग मिथेनॉल का मोल निकाल लेंगे, बाय में मोल ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। चलिए, तो मिथेनॉल का मोल आप कैसे निकालेंगे? तो आपको पहले से पता है मोल निकालने का फॉर्मूला गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो अगर आप मिथेनॉल का मोल निकालेंगे तो गिवन वेट 32 है और मिथेनॉल का मोलिकुलर वेट भी आपको 32 ही देखने को मिलेगा, यानी 32/32 आप लिखेंगे। यहाँ भी लिखेंगे 32/32। और आपको अगर हम बात करें N मीनिंग मोल ऑफ इथेनॉल, ये मिथेनॉल का मोल है दोनों और ये है इथेनॉल का मोल। तो इथेनॉल के मोल के लिए आप इथेनॉल का गिवन वेट 23 रखेंगे और इथेनॉल का मोलिकुलर वेट 46 रखेंगे। आपको यहाँ से आएगा 1/1 प्लस 0.5। ठीक है, जिसको आप ऐसा कर सकते हैं 1/1.5 आएगा, जिसको आप ऐसा कर सकते हैं 2/3 मान सकते हैं। ठीक है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल कितना आ गया? 2/3। तो जाहिर सी बात है अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल लिखेंगे तो वो हो जाएगा 1/3। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो बिल्कुल अब इसके बाद फार्मूला पुटिंग है P0M। ठीक है, आपको पता है P0M का मतलब होता है वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल इन प्योर स्टेट। ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। मैंने पहले ही बोला था कि ये जो आपको टर्म है ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल टर्म है और इसका वैल्यू जनरली आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको P0M जो कि 90 है उसको रखना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल 2/3 है, प्लस वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इन प्योर स्टेट 51 आपको देखने को मिलेगा, और आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 1/3 है। ठीक है, आप इसको चाहें तो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से आसानी से और आपको वेपर प्रेशर ऑफ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन राउट्स लॉ और बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन PS इज इक्वल टू P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।